हेलो दोस्तों, ये जो है आखिरी भरोसा कि प्रथम दिन है हिंदी का। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप लोग जो भी बच्चे इस वर्ष एग्जाम देने जा रहे हैं तो ज़रूर इस सारे क्वेश्चन को देख कर जाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है। लघुत्तरीय हो दीर्घोत्तरीय हो, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। और प्रत्येक दिन अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को शेयर कर देंगे। तो 2026 बोर्ड में ये ज़रूर सवाल आएंगे, इसलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहला सवाल लिख रहा है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो इसका देखिए राइट आंसर जो होगा, लिख रहा है लेखक भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा में व्याप्त संकुचित मानसिकता को विडंबना की बात करते हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि आज समाज बहुत आगे बढ़ा है, फिर भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इस युग में भी काफ़ी संख्या में लोग जातिवाद के समर्थक बने हुए हैं, जो आधुनिक सभ्य समाज के लिए बड़ी विडंबना की बात है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, एकदम ध्यान से देखिएगा। सेकंड नंबर सवाल पे हम बात करते हैं। लिख रहा है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो इसका उत्तर है जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता को हेतु श्रम विभाजन होना अति आवश्यक है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड नंबर भी। अब हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं। ये थर्ड नंबर क्या लिखता है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो इसका राइट आंसर होगा, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि जाति विभाजन में व्यक्ति की कार्य कुशलता कार्य क्षमता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, बल्कि उसके वंश जाति धर्म के आधार पर उसके कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है। अतः जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, उसे कोई अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, भले ही वह उस पेशे में पारंगत क्यों ना हो। आधुनिक युग में उद्योग धंधा की प्रक्रिया व तकनीक में देखिए यहाँ तक हम आपको बताएं कि आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास के कारण कभी कभी पेशा में भी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को पेशा बदलना अनिवार्य होता है, लेकिन जाति प्रथा के कारण पेशा बदलने की अनुमति नहीं मिलती है, तो भुखमरी तथा बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाती है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अब 4 नंबर सवाल पे आते हैं। लिख रहा है 4 नंबर, खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा सेन साहब का इकलौता दुलारा प्यारा बेटा था। वह घर के कई नियमों में अपवाद था। वह किसी का कुछ नहीं सुनता था। वह नौकर चाकर बढ़ई लोहार हाथ पर छोड़ दिया करता था। उसे जो समझ में आता था वही करता था। तो ये समझ में आ गया कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, विष के दांत कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। विष के दांत कहानी का नायक मदन है। इसमें मदन का चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। बुराई का अंत करने वाले ही नायक होते हैं। कहानी का अंत मदन के द्वारा कासु के दांत तोड़ने से होता है। कहानी में वह अन्याय सहन नहीं करता है। नायक की पहचान है निर्भीकता और साहसिकता, ये दोनों गुण मदन के अंदर मौजूद है, अतः कहानी का मूल नायक मदन ही है। चलिए 7 नंबर सवाल पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन का द्वारा कासु की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। गिरधर सेन साहब की फैक्ट्री में काम करता था। सेन साहब हमेशा गिरधर को अपने दबाव में रखना चाहता था। गिरधर भी असहनीय बात को सहता था, परंतु उसी का बेटा मदन सेन साहब के बेटा कासु को जमकर पीटा
जिसके कारण मन उत्साहित हो गया और मदन को दंडित करने के बजाय अपने छाती से लगा दिया। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 8 नंबर। मदन और कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू नचाना था। कासू के पास लट्टू नहीं था, वह मदन के लट्टू छीनना चाहता था। मदन के विरोध करने पर उसने मदन को मारना शुरू कर दिया। फलतः मदन इसके जवाब में कासू के 2 दांत तोड़ दिए। लेखक इस प्रसंग के द्वारा यह दिखाना चाहता है कि बच्चों में सामंती प्रवृत्तियां का भय नहीं होती है। मतलब कहने का अर्थ है कि बच्चे को ये नहीं पता है कि हमारे पिताजी छोटे हैं या बड़े हैं, मतलब बड़े पैसे वाले हैं कि कम पैसे वाले, गरीब हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण भारत ये ही सादगी, सच्चाई और सरलता का परिचय देते हैं। भारत की संस्कृति और सभ्यता के स्वरूप जीवन यापन करते हैं, इसलिए सच्चे भारत का दर्शन गांव में होता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 10 नंबर। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्मों की दृष्टि से भारत का बहुत बड़ा महत्व है। भारत में धर्मों का वास्तविक उद्भव क्षेत्र है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, तो पारसियों की धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित नए मतांतर प्रकट होते रहते हैं। चलिए 11 नंबर। लिख रहा, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। यहाँ ऐसे शुभ अवसर मिलते हैं जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आज नवीनता से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे शिक्षा से, चाहे संबंध हो या उच्च शिक्षा से, संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो या कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी समस्या हो, भारत में इसके लिए ऐसा प्रयोगशाला है वैसा विश्व में कहीं नहीं है। 12 नंबर, 5 नंबर में पूछे जाएंगे। लेखक ने नया सिकंदर क्यों किसे कहा, ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय अब स्पष्ट कीजिए। लेखक ने नया सिकंदर उन विदेशी नवयुवकों को जो नवागंतुक के रूप में भारत का दर्शन करना चाहते हैं। लेखक का ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि सिकंदर भारत पर आक्रमणकारी था। लेखक के कहने का अभिप्राय यह है कि आजकल अंग्रेज नवागंतुक को भारत के प्रति सिकंदर जैसी भावना नहीं रखनी चाहिए। चलिए अब 13 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। लिख रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे उसकी छोटी बेटी के द्वारा लाया गया था। आपको पता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और उन्हीं की छोटी बेटी ने यह सवाल लाया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर पे हम चल रहे हैं। लिख रहा है, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? मनुष्य बार बार नाखूनों को काटता है क्योंकि मनुष्य में मनुष्यता, मानवता व्याप्त है, इसके कारण वह पशुता पर हावी होना चाहता है। चूंकि नाखून पशुता का प्रतीक है, इसलिए मनुष्य इसे बार बार काटता है। अब 15 नंबर सवाल पे चल रहे हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून को अस्त्र के रूप में देखते हैं, जो बिल्कुल तथ्य संगत है। पशुता के कारण ही मनुष्य अस्त्र शस्त्रों का निर्माण की ओर बढ़ते हैं। पशुता के कारण ही मनुष्यों में शत्रुता, द्वेष, घृणा आदि का भाव भर जाता है। शत्रुता ही सभी हथियारों का हथियार है। तो अभी हम लोग जो है 15 सवाल डिस्कस किए हैं। इस 15 में 15 समझ में आ गया तो आप लोग एक बार लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। थैंक्स मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए।